हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश पानगांवकर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और स्वाभाविक है कि बहुत सारे अभिभावक जो मेरे पास में आते हैं वो यही पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता। जब मैंने चाइल्ड साइकियाट्री की प्रैक्टिस 2000 में शुरू की तो मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत सारे सवालों के जवाब मेरी किताबों में नहीं हैं और उसे खोजना जरूरी है। जैसे कई बच्चे रहते हैं जो याद सब कर लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि बिल्कुल किताब खोलते साथ सो जाते हैं। तो ये जो बच्चों की बेसिक परेशानियां होती हैं उसी पर से मैं ये आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं जिसमें आपको आइडिया आएगी कि बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड कितनी समस्याएं रह सकती हैं और उसको हम किस तरह से सुलझा भी सकते हैं। इसका भी उपाय मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस की तरफ से पिछले 20 साल से चली गई ये स्कूल मेंटल हेल्थ रिलेटेड या बच्चों की पढ़ाई रिलेटेड, एकेडमिक हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज के दौरान जितने भी सवाल और जितनी भी प्रकार की परेशानियां मेरे सामने आई उसका मैं विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। तो आइए पहले तो ये देख लेते हैं कि पढ़ाई है क्या। व्हाट इज स्टडीज, व्हाट इज लर्निंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे संवेदनाएं हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ भी सूचनाएं गैदर करते हैं, संवेदनाएं अंदर मस्तिष्क में जाती हैं, उसका एक दृष्टिकोण रहता है कि मुझे क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी। इसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं या संवेदनाओं का क्लासिफिकेशन। उसमें से मस्तिष्क के अंदर जो कुछ भी सर्किटरीज डेवलप होती हैं वो पहले सूचनाओं की होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। जब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, मेमोरी में जाता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, तो ये ज्ञान बनता है, नॉलेज। और फिर इस नॉलेज का जब व्यक्ति इस्तेमाल करता है अपने जीवन में और उसको जब हम स्किल के नाम से या एक गुण के नाम से जानते हैं तो उसको हम लोग विवेक या विजडम कहते हैं। तो हमारी जो पूरी एजुकेशनल सिस्टम है वो संवेदनाओं से लेकर तो विवेक तक की जर्नी यानी कि यात्रा कराती है मस्तिष्क की। और इसीलिए जब बच्चों को हम शुरू में डालते हैं स्कूल में तो उनको केवल फोनेटिक्स के यानी दृष्टि में आने वाले ग्राफिमिक्स यानी अक्षर, व्यंजन, स्वर, व्यंजनों के साथ हम लोग उनको अ आ इ क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 ये जो हम पढ़ाते हैं ये संवेदनाओं के रूप में ग्रहण करने वाला ये मस्तिष्क उसको पहले इंफॉर्मेशन बनाता है और उस इंफॉर्मेशन को फिर वो अपने ज्ञान में कन्वर्ट करता है और उस ज्ञान का एप्लीकेशन करता है मैथमेटिक्स में, शब्दों को बनाने में, उसके शब्दार्थ से भावार्थ तक पहुंचने में, जिसको हम कहते हैं ना वर्बैटिम टू सिमेंटिक्स। ये सारी चीजें हम जब सिखाते हैं तो उसका एक लॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, उसका एक तर्क डेवलप होता है या उसको किसी चीज का ज्ञान होने लगता है, खोजने की प्रवृत्ति बनती है, किसी ज्ञान के दो फॉर्मूले को जोड़कर तीसरा फॉर्मूला बनाने का विवेक तैयार होता है। और इसी को हम व्यवसायीकरण ऑफ ज्ञान कहते हैं, जिसको वो अपना व्यवसाय में इस्तेमाल करता है, टेक्निकल नॉलेज डेवलप करता है, ऑक्यूपेशनल नॉलेज डेवलप करता है और अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सो फॉर हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे मस्तिष्क में ऐसी संवेदनाएं ग्रहण करने के बाद उसका वर्गीकरण कर पाना, उस वर्गीकरण किए हुए ज्ञान को, उस संवेदनाओं को ज्ञान तक ले जाना और उस ज्ञान का फिर विवेक बनाना ताकि वो दुनिया के लिए, बाह्य जीवन के लिए उपयोगी साबित हो। इसी को हम जीवन की गुणवत्ता कहते हैं और यही हमारे पढ़ाई का या हमारे शिक्षण पद्धतियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए और यह है भी। तो पढ़ाई से संबंधित हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके क्या क्या लक्षण रहते हैं या उनके अभिभावक किस प्रकार की तकरारें, किस प्रकार की मुसीबतें हमारे सामने पेश करते हैं, उसकी एक लिस्ट आपको दे रहा हूं। ऐसे कॉमनली मैंने 9 सिम्टम्स या 9 प्रकार की कंप्लेंट्स जो पेरेंट्स करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अक्सर बच्चों की हमारे प्रॉब्लम्स हैं कि उसकी एकाग्रता की कमी, वो पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, किताबों पर ध्यान ही नहीं देता है, हाथ में पेंसिल लेता ही नहीं है। उसके बाद में उसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, ये भी एक कॉमन कंप्लेंट रहती है कि इसको पढ़ते हुए तो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन इसको दूसरे दिन बिल्कुल साफ हो जाता है। पढ़ा हुआ भूल जाना, परीक्षा में ये बार बार अनउत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो रहा है, अच्छी पढ़ाई करता है, जब हम इसको सवाल पूछते हैं घर में, जब हम इसकी मॉक टेस्ट लेते हैं घर में या टीचर्स इसको क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तब इसको सब आता है, लेकिन जब परीक्षा में बैठता है तो फेल हो जाता है।
फिर उसके बाद उसकी ये कंप्लेन ये भी रहती है कि जैसे आसमान में देखते हुए बैठे रहता है, पढ़ा हुआ उसको समझ में नहीं आता है, उसको अक्षर समझ में नहीं आते हैं, अक्षर जोड़ नहीं पाता है। उसके बाद लिखने पढ़ने और समझने में परेशानी, विशेष करके उल्टे अक्षरों को लिखना या शब्द नहीं बना पाना या बनाकर शब्द समझ में नहीं आना, पढ़ न पाना, पढ़ा तो भी उसको समझ में और उसके भावार्थ तक पहुंचने की परेशानी होना, पढ़ाई में बिल्कुल अरुचि रखना, यानी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में। जैसे पढ़ाई का नाम निकाला टेंट्रम्स थ्रो करने लगे, जिद्दी हो गए, कुछ और याद आने लगा, पढ़ाई करने बैठाओ तभी पेशाब आती है, तभी दीवार की चिपकली दिखती है, तभी गेंद याद आती है, तभी दोस्त की याद आती है, और तमाम चीजों के बहाने भी होशियार बच्चे मारते हैं। जैसे उसी समय वो कहेंगे कि ये किताब मत पढ़ाओ, दूसरी किताब से पढ़ाओ, फिर दूसरी किताब खोलने के बाद में तीसरी चीज की याद कराते हैं। साधारणतः जो बच्चे बहुत सारी चीजें पढ़ भी लेते हैं तो कई बार वो गलतियों की रिपीटेशंस बहुत बार करते हैं, जिसको कई बार टीचर्स कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स। बार बार वही स्पेलिंग को रटवाने के बाद भी, वही मैथमेटिकल इक्वेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के बाद में भी वही गलती कुछ बच्चे दोहराते हैं। बहुत मेहनत के बाद भी उनके एवरेज नंबर आते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसके रिजल्ट्स उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में अक्सर कक्षा में बच्चा अस्थिर बैठता है, चुलबुलाहट रखती है, चंचल रहता है, दूसरों को परेशान करता है, बार बार सवाल पूछता है, क्लास में टीचर को डिस्टर्ब करना, दूसरों को डिस्टर्ब करना या खुद बहुत अस्थिर रहना, 5-5 मिनट में बाहर निकल जाना, अपने कमरे क्लासरूम में घूमते रहना, ऐसे भी बच्चों की कंप्लेंट्स लेकर हमारे पास आते हैं। तो जैसे एकाग्रता की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बार बार फेल होना, अभ्यास क्रम समझ में नहीं आना, लिखने पढ़ने और समझने की परेशानी होना, रुचि खत्म हो जाना पढ़ाई की, साधारणतः गलतियां दोहराते रहना, बहुत सारी मेहनत के बाद भी नंबर कम आना और कक्षा में स्थिर न बैठ पाना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, ये कॉमन लक्षणों में आता है। तो अपन ये देखते हैं कि बच्चों को ये सारी तकलीफें होती क्यों होंगी, ऐसा क्या होता होगा जिसके कारण बच्चे इस प्रकार की परेशानियां लेके आते हैं। तो उसका भी माइकल रटर ने, जो कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं अमेरिका के, 40-50 साल से उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उनका कहना है कि व्यक्तिगत रूप से बच्चे में कोई अगर परेशानी है, मानसिक शारीरिक सामाजिक परेशानियों का तो असर होता ही है, ये बच्चों के विशेष मस्तिष्क के कुछ लक्षणों में बच्चे पढ़ाई से संबंधित तकलीफें बता सकते हैं। तो इंडिविजुअल चाइल्ड जो होता है ना, वो हर एक लेवल पे अलग होता है दूसरे बच्चे से। उसकी बुद्धि बुद्धि की लेवल या उसकी भावनाओं के नियंत्रण या उसका सामाजिकरण या उसका भाषा का डेवलपमेंट, अनेक प्रकार की चीजें एक व्यक्तिगत रूप से डेवलप हो रही होती हैं, हर बच्चे में अलग अलग गति से हो रही होती है और उसका परिणाम उसके पढ़ाई पर पड़ता है। अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इस कारणों में। तो कई अभिभावक अभी पेरेंट्स, जो पेरेंट्स रहते हैं वो कई बार बहुत एंशियस पेरेंट्स रहते हैं, या ये कह लीजिए कि ओवर प्रोटेक्शन, अति सुरक्षा और अति अपेक्षा के जाल में बच्चे फंस जाते हैं उनके। तो कई पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि वो अगर अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो उनकी जो फीस रहती है वो ज्यादा रहती है, तो उसके कारण घर का वातावरण उसके अनुरूप रहता है कि उनकी अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती है कि बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। तो कई बार पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर जो दबाव बनता है, कभी कभी अति सुरक्षा और अति अपेक्षा की जो क्लच बनती है या एक प्रकार का दुधारी तलवार जो उसके ऊपर चलती है, वो उसके कारण भी बच्चे की पढ़ाई का प्रॉब्लम होता है। अदर फैमिली मेंबर्स का भी असर पड़ता है, जैसे घर में रहने वाले पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स या भाई बहन, उनके यानी चाचा चाची या अपने भाई बहन, इनके स्वभाव का भी बहुत बार पढ़ाई पर परिवर्तन होता है। जैसे दादा दादी के साथ बैठकर कंटिन्यूअसली टीवी देखने में टाइम पास हो रहा है, या घर का छोटा बच्चा एकदम छोटा है, 1-1.5 साल का है, वो नहीं पढ़ता है, वो ज्यादा खेलने में लगा रहता है, या उसकी परवरिश में माँ की ज्यादा समय और थकान उसमें हो रही है, तो उसका ध्यान इस बच्चे की तरफ कम होता है, या बच्चे का टाइम पास ज्यादा होता है, या बच्चा डाइवर्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है दूसरे फैमिली मेंबर्स के कारण। स्कूल के वातावरण में अनेक फैक्टर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस कमरे की बनावट से लेकर टेबल कुर्सी और उसके रंग,
और खेलने का मैदान, ये सारी चीजें असर डालता है। तो ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जो आइडियली कि हर बच्चे के लिए पढ़ाने का वातावरण बना सके, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे कारक रहते हैं स्कूल के वातावरण में जो बच्चों के मन पर असर करते हैं, बच्चों के पढ़ाई की लेवल पर असर करते हैं और उनकी याददाश्त और एकाग्रता को भी बनाने या बिगाड़ने में एक फैक्टर रहता है। एजुकेशनल सिस्टम, आज का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। तो जब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, जिनको याद करना जान पे आता है, या कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो 40 बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअली ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी पढ़ाई इस एजुकेशनल सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं होती जो आज अवेलेबल है। इस तरह हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड जो फैक्टर्स रहते हैं वो बेसिकली सब लोगों पर लागू होते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत रूप से लाइफ चेंज इवेंट्स होते हैं, जैसे घर बदल लेना, दोस्त छूट जाना, स्कूल बार बार बदलना, घर में कोई बीमार हो जाना, घर में झगड़े हो जाना, घर में किसी चीज की कमी आ जाना, किसी बच्चे का जन्म, पिताजी का ट्रांसफर, ये सारी चीजों को हम जीवन की घटनाएं कहते हैं। तो जीवन की दिशा बदलने वाली घटनाओं में बच्चों का अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पढ़ाई में तब्दीलियां आती हैं और वो विद्यार्थी जीवन में इसका एडिशनल कष्ट नहीं सहन कर पाते। सोसाइटी इन जनरल कैसी है अपनी सामाजिक परिस्थिति, कि जो बच्चा पढ़ेगा नहीं वो भिखारी हो जाएगा, वो कुछ करेगा नहीं। इस तरह पूरे माहौल में हम एक प्रकार से अभ्यास क्रम के प्रति, शिक्षण के प्रति अति ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस देने के कारण क्या होता है कि जैसे मेरा बच्चा किसी पार्टी में गया तो उसने तो पहना होता है स्पोर्ट्स शूज, जीन्स और टी शर्ट, लेकिन उसको मेरा दोस्त पूछता है कि बालक तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है। अब ना तो वो अपने ड्रेस से विद्यार्थी लग रहा है, ना वो जगह विद्यार्थी की है, ना वो माहौल है वैसा कि जहां पे हम पढ़ाई की चर्चा करें। लेकिन हम अक्सर किसी का इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और कौन से विषय में निपुण है या बहुत अच्छा क्या करता है, ये पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा पहले बताते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि इसमें हम अगर पढ़ते हैं तो ही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसी एक धारणा तैयार हो गई है, ये कहेंगे बिलीफ सिस्टम। तो इस तरह से भी उसका असर पड़ता है बच्चों पर। तो व्यक्तिगत तौर पे बच्चे की अगर हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड उसकी पर्सनल, यानी जो पर्सनल लाइफ होती है या पर्सनल मस्तिष्क होता है, उसके लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी असर डालती हैं, तो इसको वैज्ञानिकों ने 3 अलग-अलग ढंग से देखने की कोशिश की है कि वो बच्चे जो लंबे समय का रोग समझकर हम लोग इसको पढ़ाई से संबंधित परेशानी माने, यानी जिसको पहले दिन से ही लिखने में, समझने में, पढ़ने में परेशानी आती है, इसका मस्तिष्क कभी कभी कमजोर रहता है, उसको ये परेशानी आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा बहुत होशियार होता है तीसरी चौथी तक और उसके बाद में उसके अंदर में सडनली एक ऐसा परिवर्तन आता है कि टीचर्स खुद चौंक जाती हैं, पेरेंट्स चौंक जाते हैं कि ये फेल कैसे हो गया, या इसको स्कूल जाने में तकलीफ क्यों हो रही है, पढ़ाई करने का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया। तो ऐसे क्षणिक और लंबे समय तक ऐसे 2 प्रकार के बालकों को या विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि जो पहले अच्छे थे सडनली बिगड़ गए, उसके बाद फिर सुधार हुआ, फिर ठीक हो गए, या फिर एक समय के बाद उनमें एक परिवर्तन आया जिसकी परेशानी लेकर मेरे पास आए। दूसरा प्रकार होता है कि ये शारीरिक कारण है कि ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कि ये कोई मानसिक तनाव का कारण है जिसके कारण ये पढ़ नहीं पा रहा है। ये पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम या तो जन्म से हो सकती है या किसी एक विशेष उम्र में शुरू हो सकती है। तो इसको अलग अलग देखने के नजरिए हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई से संबंधित हमारे पास में प्रॉब्लम लेके आता है ना, तो हम ये सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये बचपन से पढ़ाई में कैसा है। उसके बाद में इसके पढ़ाई से संबंधित जो परेशानियां हैं वो क्या कोई मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न हो रही हैं, या इसको कोई शारीरिक व्याधि जैसे मस्तिष्क के अंदर कुछ कोशिकाओं की कमी या हाथ पैर की कमजोरी या आंखों की कमजोरी या सुनने की कमजोरी है जिसकी वजह से ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। और हम लोग कुछ लक्षण ऐसे भी देखते हैं कि जो जन्म से ही बच्चे को सीखने में, भाषा सीखने में, पैदल चलने में, बैलेंस करने में, वस्तु पहचानने में, रंग पहचानने में,
9 महीने से लेकर 2.5 साल 3 साल के बीच में दिखते हैं, उन बच्चों में ये परेशानी हमेशा बचपन से दिखती है। या ये भी हो सकता है कि इस बच्चे की एक उम्र तक ये बहुत अच्छा डेवलप हुआ और उसके बाद में इसको पढ़ाई का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो उम्र से रिलेटेड भी रहती है। लंबे समय का रोग और शारीरिकता से जुड़ा हुआ और जन्म से ही उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई कारक जो हमें पढ़ाई में बाधा बनता है, हमारी पढ़ाई में, वो आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये ब्रेन संबंधित रहते हैं। जैसे जिसका मस्तिष्क जन्म से ही कमजोर है, ऐसे कमजोर बुद्धि या मंद बुद्धि, दिमागी कमजोरी, सेरिब्रल पाल्सी, ऑक्सीजन का सप्लाई ना होने के कारण कुछ कोशिकाओं का पहले से ही कमजोर हो जाना, आंख कान की और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना जिसकी वजह से संवेदनाओं को ग्रहण करने और पेंसिल पकड़कर लिखने में परेशानी होना। इसके बाद एकाग्रता की कमी, जिसमें हम लोग एडीएचडी कहते हैं, बच्चे चंचल होते हैं, उतावले होते हैं और एकाग्रताहीन होते हैं। ऐसे एडीएचडी पे आपको एक वीडियो मिलेगा, एडीएचडी पे आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप कोई बच्चा चंचलतावश, एकाग्रता की कमी के कारण और उतावला रहने के कारण पढ़ाई नहीं करता है, तो वो मस्तिष्क का रोग है, वो मस्तिष्क की एक विशेष बनावट है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल हम लोगों को इस चीज का तारे जमीन पर नाम की पिक्चर में दिखा था, जिसमें बच्चों के मस्तिष्क में उन कोशिकाओं का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ना होने के कारण भले ही बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है, भले ही उनका आईक्यू लेवल और बुद्धि की लेवल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको विशेष यंत्र, जो मनुष्यों के मस्तिष्क का एक विशेष यंत्र है, दूसरे मस्तिष्कों में यानी दूसरे जानवरों में ये यंत्र नहीं होता, जिसको हम लर्निंग सेंटर्स कहते हैं ब्रेन के, वो सेंटर्स इनके अंदर में कमजोर होते हैं या फैले हुए होते हैं या बेसिकली नहीं भी होते हैं। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ऐसा विशेष रोग है जो अनेक प्रकार के प्रेजेंटेशन करता है, जिसमें सबसे कॉमन रहता है ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वमग्नता जिसको हम कहते हैं। बच्चा अपने आप में ही मगन रहता है, उसको दूसरों से पढ़ाया नहीं जा सकता, बाहर की चीजों की संवेदनाएं लेता ही नहीं है और अपने ही आप में मस्त रहता है। स्पीच और लैंग्वेज इंपेयरमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे मस्तिष्क में भाषा का एक विशेष यंत्र है जो कि सुनकर बोलने की प्रक्रिया को जनरेट करता है। वो यंत्र अगर हमारे अंदर में कमजोर रह गया तो हम कई बार स्वर व्यंजनों को नहीं पहचान पाते हैं, आवाज के जरिए हमारे मस्तिष्क में जाने वाली सूचनाओं को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और उन इकट्ठा किए गए जो हम न्यूसेंस या नॉइज कहते हैं, उस नॉइज को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे शिक्षण में कमी आती है। शारीरिक लक्षणों में हमारे शरीर में डायबिटीज जैसी जो बीमारियां हैं, ऐसी बच्चों में भी होती है जन्म से, कि उनके अंत शरीर में बहुत सारे रसायन गड़बड़ाए गए रहते हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, एक प्रोटीन्स की कमी रह जाती है या शुगर बहुत कम रह जाती है या किसी भी प्रकार का विटामिन कम हो जाता है, जो शरीर के कोशिकाओं, मस्तिष्क के कोशिकाओं का विकास करने में बाधा बन जाता है। एपिलेप्सी जिसको हम लोग सीजर्स कहते हैं या अपस्मार कहते हैं या मिर्गी के दौरे कहते हैं, जिन बच्चों को जन्म के बाद 2 साल के अंदर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके मस्तिष्क की कोशिकाओं में कुछ कमियां जरूर आती हैं जो कि पढ़ाई के लिए बाधक बन सकती हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यानी जब गर्भावस्था में बालक होता है और उसका मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, तो उस मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं में, कुछ तंतुओं में कमी रह जाने के कारण उसके अंदर में पढ़ाई के यंत्रों की कमजोरी या बुद्धि की कमजोरी ये देखी जाती है। तो दूसरा कारण देखते हैं जो क्षणिक होता है, यानी किसी विशेष समय पे हमें जागृत होता हुआ दिखता है पढ़ाई से रिलेटेड। कोई बच्चा पहले, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत के क्षणों में, शुरुआत के सालों में 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड तक बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहा होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है, लगन के साथ पढ़ाई करता है, जल्दी सीख भी लेता है, लेकिन अचानक किसी समय में उसके मार्क्स घटने शुरू हो जाते हैं, उसकी रुचि खत्म होने लगती है और उसके अंदर में हताशा, निराशा के भाव तैयार होने लगते हैं। तो कई बार हम ये महसूस करते हैं कि बच्चों के मानसिक परेशानियों के कारण उनके पढ़ाई का पतन होता है। लर्निंग
is immensely affected by emotions. हमारा शिक्षण ये भावनाओं से बहुत ज्यादा भावनाएं उस पर बहुत ज्यादा असर करती हैं। अगर निराशावादी विचारधारा शुरू हो जाए, हताशा आ जाए, अवसाद जैसी अवस्था आ जाए, तो बच्चों में बाकी चीजें नहीं दिखती जो अवसाद के लक्षणों में, हताशा के लक्षणों में अक्सर भूली जाती है। जैसे रोना धोना या उदास दिखना, ऐसा नहीं दिखता। कई बार वो केवल एकमात्र लक्षण के रूप में उभरती है और उसीलिए हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं। एक बच्चे को मैंने देखा था जिसने पढ़ाई दिवाली के बाद छोड़ दी। अनेक इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला कि बच्चा जिद कर रहा है कि फटाके फोड़ने हैं, लेकिन चूंकि दादाजी गुजर गए थे मई में, तो इस साल उनके यहाँ दिवाली नहीं मनाई गई, तो फटाके नहीं फोड़े गए। लेकिन दिवाली के बाद उसका मन पूरी तरह से पढ़ाई से उतर गया, सिर्फ ये कहकर कि मुझे फटाके नहीं फोड़ने दिए। अब इस पर से ये अंदाज लगाया गया कि बच्चा जिद्दी हो गया है। इसको समझाने के बावजूद ये नहीं समझा है कि तेरे प्रिय दादाजी गुजर जाने के कारण तेरे दिवाली में फटाके नहीं लाए गए, लेकिन उसकी जिद कर बैठने के बाद ये और ज्यादा बिगड़ गया और उसके बाद में ये स्कूल जाने में भी अब धीरे धीरे मना कर रहा है। हालांकि उसका जो इन्वेस्टिगेशन हमने किया, जब हमने उसकी कुछ स्टोरीज लिखी, तो हर स्टोरीज में मृत्यु का डिस्क्रिप्शन आया। हर कार्ड के ऊपर जिस पे से स्टोरी लिखी जाती है उस पे उसने यही बताया कि फलाना मर जाएगा, फलाना खत्म हो जाएगा। और उसके एनालिसिस के बाद जब मुझे पता चला कि इस बच्चे का डिप्रेशन दादाजी के गुजर जाने के बाद नहीं आया, लेकिन दिवाली में चूंकि हर साल दादाजी ही फटाके लेके आते थे, तो इस बार दादाजी नहीं है, इसका एहसास उसको उस समय हुआ और वो डिप्रेशन के लक्षणों से पीड़ित होता हुआ सिर्फ पढ़ाई पर उसका फोकस बिगड़ जा, और वही एक लक्षण उसके हताशा का एकमात्र लक्षण बन के सामने आया। कई बच्चों को किसी टीचर से, स्कूल के वातावरण से, किताबों से, अक्षरों से फोबिया हो सकता है, यानी भय उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जैसे हम लोगों को कीड़े मकोड़ों से, छिपकली से, सांप से, शेर से भय उत्पन्न होता है, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से डरपोक होते हैं और उनको जहां पे डांट डपट दिखती है, पनिशमेंट्स दिखते हैं, बहुत याद करने का और परफॉर्मेंस देने का, जहां पे पूछने हैं टीचर्स क्वेश्चंस, वहां उनको वो फोबिया जनरेट होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इस प्रकार पढ़ाई से रुचि कम हो जाती है। एक्यूट स्ट्रेस, जब मानसिक आघात होते हैं, बचपन में कुछ बच्चों के घर में कोई झगड़े हो जाते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो जाते हैं, कभी फादर बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, कभी ट्रांसफर हो जाती है, तो एक प्रकार का मनोबल टूटने की संभावना इन बच्चों में होती है मानसिक आघात के कारण। तब भी इनके एकमात्र लक्षण के रूप में पढ़ाई ही का असर दिखता है कि जो डिक्लाइन होता है। अपोजिशनल डिफाइंस, ये एक बड़ा विचित्र स्वाभाविक रोग है, यानी स्वभाव का रोग है, जो कई बच्चों में आता है, करीब 7 से 8% बच्चों में, कि किसी मानसिक तनाव को वो सहन न कर सकने के कारण या विशेष रूप से विद्रोही रूप से, विरोधात्मक आचरण द्वारा वो अपने मतों को एक्सप्रेस करते हैं। और ये करीब करीब एडोलेसेंस में, यानी किशोर अवस्था की शुरुआत में देखा जाने वाला प्रॉब्लम है, जब बच्चे अपने अस्तित्व की स्थापना करने के लिए अभिभावकों से लड़ते हैं, लेकिन जब वो शाब्दिक रूप से विद्रोह नहीं कर सकते तो एक प्रकार से पढ़ाई न करके भी विद्रोह दिखाते हैं। तो विरोधात्मक आचरण का एक भाग ये भी होता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक आप मुझे मेरी साइकिल नहीं लेके दोगे, जब तक आप मुझे प्ले स्टेशन नहीं लेके दोगे, जब तक आप मुझे फलानी चॉकलेट नहीं लाके दोगे, तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप हमेशा मुझे पढ़ाते रहते हो, मैं करूंगा ही नहीं। इस प्रकार एक विरोधात्मक आचरण तैयार होता है। कंडक्ट प्रॉब्लम्स थोड़े से बड़े बच्चों में हमको और दिखते हैं, जब वो एक गलत संगत का सहारा लेकर, गलत आदतों का सहारा लेकर सामाजिक नियमों को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इन बच्चों में गलत आदतें लग जाने के कारण अभ्यास की कमी हो जाती है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, उनका टाइम पास बढ़ जाता है, क्लास से उठ के वो बाकी कार्यक्रमों में उतरने लगते हैं, गलत संगत में उतरकर वो शाम का भी समय खेलने की बजाय कहीं और टाइम पास करते हैं, और उसमें फिर इस प्रकार की
रुचि जो होती है अभ्यास की, परिश्रम की, याद करने की, परीक्षा देने की, इन सब रुचियों में कमी आ जाती है। चूंकि वो एक नियमबद्धता होती है पढ़ाई करना, स्कूल जाना, यूनिफॉर्म पहनना और अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना, ये सारे नियम होते हैं। इन नियमों से विपरीत होकर वो अवज्ञा में उतरते हैं, विद्रोह में उतरते हैं और संस्कारित जो भी घर के वैल्यू सिस्टम से उसके खिलाफ जाना शुरू करते हैं। तब इनको कंडक्ट प्रॉब्लम कहते हैं हम, कि अपने आचरण में व्यभिचार आना या उल्टा विचरण करना, आचरण करना। तो इस तरह के कोई भी प्रकार की मानसिक अवस्था जब तैयार होती है तो अच्छे बच्चों के पढ़ाई करने के तरीकों में बाधा बनती है और उनके परफॉर्मेंसेस, उनकी रुचि, उनका याद रखना, उनकी एकाग्रता, इस सब में कमी आती है। तो एक विशेष उम्र के बाद हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। डिप्रेशन तो किसी भी एज में बचपन में आ सकता है। फोबियाज भी थोड़े से 8-9 साल के बच्चों से हम देखना शुरू करते हैं। स्ट्रेस, मानसिकता का ये जो मानसिक आघात का असर पढ़ाई पर हम किसी भी अवस्था में देख सकते हैं। विरोधात्मक आचार जो रहता है वो हम लोग यूजुअली प्री एडोलेसेंस, किशोर अवस्था के पहले हम देखते हैं। और कंडक्ट प्रॉब्लम्स यानी अवज्ञा, विद्रोह और असंस्कृत आचरण या व्यभिचार, ये हम लोग एडोलेसेंट यानी किशोर अवस्था की उम्र में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि और कारणों में जो तीसरा कारण है वो बच्चों की आदतें होती हैं, कुछ जो पढ़ाई के लिए बाधा बनती है। तो आप देखते होंगे ना, कुछ बच्चे विशेष करके जब किशोर अवस्था की तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं, 10-11 साल के ऊपर के होते हैं, तो उन लोगों को एक अजीब सी आदत लग जाती है। हमेशा देखिए तो वो मोबाइल में अटके हुए हैं, फिर खाने का ध्यान नहीं है। 10 बार पुकारो तब वो जाके एक बार आते हैं और फिर उसके बाद भी नखरे करते हैं कि हमारे पसंद का खाना नहीं बना। और कुछ बच्चों को आदत लग जाती है कि बैठे बैठे अपने आप को सपनों में डाल देना, पढ़े रहना, सोचते रहना, किताब सामने खुलते ही साथ में हमेशा अपनी सोच में चले जाते हैं। ये पलायन है एक प्रकार का। आपको ये आदतों में समझना चाहिए कि बच्चा अपने पढ़ाई से भाग रहा है, पढ़ाई एक जिम्मेदारी बन रही है, उसको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। तो जो रुचि होती है वो इंटरेस्ट बच्चों का न जागने के कारण, अब ये अनेक कारणों से होता है, कई बार भावनात्मक रूप से, कई बार आरामदेह पद्धतियों से बच्चों के मन में हम लोग कई बार संस्कार नहीं बना पा रहे हैं। जैसे मेहनत को मनोरंजन समझना, इस प्रकार का संस्कार हमारे आजकल धीरे धीरे आदतों में या अभिभावकों की आदतों में छूट रहा है। जब वो बड़ों को देखते हैं कि ये ज्यादा मग्न रहते हैं अपने फोन में, या इन लोग अपने पसंद का खाना पसंद करते हैं, पसंद का खाना ही खाते हैं, और इनकी भी अपनी एक सपनों की दुनिया है जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो इस प्रकार के एक संस्कारित मन बच्चों का अभिभावकों द्वारा फोन की तरफ, कभी जिद की तरफ, या कभी अपने आप में मग्न होकर दुनिया में अपने सपनों की खो जाने की आदत, ये सब चलता है। कुछ आदतें जो बचपन से बच्चों के लिए बाधक बनती हैं, वो रीतियां होती हैं पढ़ने की। जैसे बच्चों को पेन पकड़ने की जो एक स्टाइल होनी चाहिए, या जो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ होल्डिंग द पेन होना चाहिए, वो कई बार बच्चों का नहीं होता। इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। एक सिंपल सी मस्तिष्क की भी एक कठिनाई होती है कि वो पेंसिल ग्रिप जिसको हम कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी उनके पकड़ में भी कभी कभी कमजोरी या एक विशेष प्रकार की कष्टदायक अवस्था तैयार होती है, जिसके कारण उनका लिखने में, विशेष करके लिखने में परेशानियां या उसकी रुचि कम करने में, वो एक रुचि बढ़ाने में बाधा बनती है। समय का उपयोग कर पाने की शिक्षण हम लोग कई बार बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बच्चे अपने टाइम मैनेजमेंट में कई बार फेल हो जाते हैं और इसीलिए पढ़ाई में भी कमजोर पड़ जाते हैं। पुस्तकों का उपयोग प्रायः विलुप्त होता जा रहा है। लोगों को सब ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी के रूप में सारी चीजें मिल रही हैं, और विशेष करके अभी जब ये लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद तो सारी पढ़ाई करीब करीब, इवन क्लासरूम भी अब ऑनलाइन होने के कारण पुस्तकों का महत्व, रीडिंग का महत्व कम हो गया है। अक्षरों को फोनेटिक्स में कन्वर्ट करना, यानी ग्राफिमिक्स को फोनेटिक्स में कन्वर्ट करना, यह बहुत बड़ी कला होती है मस्तिष्क की। अ आ इ ई जो अक्षर आंख देखते हैं, उनके उच्चारण के तौर पर जब हम उसका करते हैं तो हमारे दो कनेक्शंस बहुत तगड़े हो जाते हैं मस्तिष्क के। और जब हम केवल
यानी पुस्तकों के बियॉन्ड सिर्फ वीडियोस द्वारा देखने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारी उस यंत्रणाओं को कोई प्रतिसाद या उसका व्यायाम नहीं होता है, जिसकी वजह से पुस्तकों को देखते ही साथ एक प्रकार का फोबिया या निरुत्साह तैयार होता है। इस उत्साह की कमी, रुचि की कमी या एक प्रकार का भय किताबों को देखकर होने से पुस्तकों का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो जाती है। कुछ आदतों में देखिए कि हम लोगों को जो शौक लग जाते हैं आलस करने के, पोस्टपोन करने के, अनियमित रहने के, टालने के, वो भी बच्चों के पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि पढ़ाई उनको एक बहुत कठिन मेहनत लगती है, परिश्रम से घबराते हैं बच्चे, और इसीलिए फिर टीवी का शौक, खेलने का शौक भी दूर हो जाता है, टीवी का शौक बढ़ जाता है और पड़े रहते हैं सोफे पर घंटों तक, और बड़ी विचित्र स्थिति तैयार करते हैं घर में माँ बाप के लिए। माँ हमेशा उसको चिल्लाती रहती, क्या सोफे पे पड़ा है, क्या वहीं के वहीं खाना मांग रहा है, वहीं नाश्ता कर रहा है। इवन उसको बताना पड़ रहा है कि नहा ले, लेटरिन जाके आ, अब हाथ पैर धो ले, अब ब्रश कर ले, हर चीज बतानी पड़ रही है। ये आलस है। आलस हम लोगों के लिए विद्यार्जन का सबसे बड़ी बाधक और सबसे बड़ा शत्रु बनता है। तो हम लोगों की आदतों में अगर आलस आ जाए, पढ़ाई करने के तरीकों की आदतें खराब हो, या हम लोगों को किसी विशेष प्रकार की लत लग गई हो, तो वो सोचने से लेकर तो मोबाइल तक की सारी लतों में आ जाता है, खान पान की लत, ये सब आदतें पढ़ाई में बाधा बनती है। बढ़ते हुए बच्चों के मन और उससे जुड़ी हुई पढ़ाई से कई चीजें जुड़ी हुई हैं। कई बार हम लोग बच्चों के उम्र के बारे में भी ध्यान रखें। कुछ चीजें उम्र से पहले सिखाना घातक होता है, कुछ उम्र के बाद पढ़ाना कठिन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाषा सीखने की यंत्रणा ये सबसे तीव्र 6 साल से लेकर 11 साल तक रहती है, ऐसा विज्ञान कहता है। दूसरी चीजें हैं कि कुछ लिखने की प्रक्रिया हम लोगों को अक्सर 7 से 8 साल में अच्छी की जाती है। अगर ये जल्दी की जाए तो बच्चे के मन में कभी कभी उसके प्रति अरुचि तैयार होती है, हीन भावना तैयार होती है। 3 साल, 4 साल और 5 साल के बच्चों को जब बहुत लिखाने की कोशिश की जाती है, तो कुछ बच्चे उसमें से लिखने के बारे में भयभीत होने लगते हैं, क्योंकि उनकी उम्र लिखने की नहीं हुई होती। तो हमेशा जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकास होना मस्तिष्क का, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो विद्या के लिए, विद्यार्जन के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कितना अभी उपयुक्त है उम्र के हिसाब से। तो मस्तिष्क की विकासशील प्रक्रिया जो है वो हर उम्र में एक एक सिद्धि देती है, या एक एक गिफ्ट देती है, या एक एक स्थिति देती है। उस स्थिति में बच्चा उस प्रकार की स्किल, उस प्रकार का प्रावीण्य लाता है जो उसकी पढ़ाई से संबंधित होता है। जैसे लिखना सीखने की, या भाषा सीखने की, या गणित सीखने की एक विशेष उम्र होती है। उस उम्र में उसकी उम्दा प्रावीण्यता या उसके प्रकार की उसकी रुचि उसी में डेवलप होती है। कुछ बच्चे इस उम्र में अलग अलग दिखते हैं, या अलग अलग उम्र के बच्चे अलग अलग विकसित लेवल पे पहुंचते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा भाषा में प्रवीणता ला रहा है, तो लेकिन गणित में कमजोर है, उसकी गणित की भी यंत्रणा मजबूत करने की जरूरत रहती है। तो उम्र के साथ कुछ चीजें, जैसे अगर हमने जल्दी डाल दी या देर से डाली, उसको अगर लिखने की आदत हमने बहुत जल्दी लगा दी उम्र के, तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो लिखने में हमेशा अरुचि रखे या भय रखे। उसी के साथ अगर हमने गणित का अभ्यास उसका 13 साल के पहले सही नहीं किया, तो हो सकता है कि उसको उम्र भर या एक उम्र के बाद कठिन हो जाता है गणित सीखने में। बुद्धि की लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको मैं यहां बता देना चाहता हूं कि आईक्यू लेवल, जो हम बुद्धि अंक कहते हैं, वो बहुत मायने रखता है। हर क्लास में आपको पता होगा कि 40 बच्चे, 50 बच्चों में बुद्धि का अंक अलग अलग रहता है। बुद्धि का अंक यानी, बुद्धि अंक यानी हम उम्र के साथ बुद्धि का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, विज्ञान ने ये माना है कि 16 साल, 17 साल तक बुद्धि की बढ़त होती है। तो हमेशा जो हाईएस्ट बुद्धि की लेवल है वो 16 से 17, 18 साल तक की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 साल का है, 2 साल का है, उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से उसकी बुद्धि का विकास देखना चाहिए। उसी हिसाब से बुद्धि का अंक लगाया जाता है। तो इस हिसाब से जैसे डॉक्टर बिने ने जो आईक्यू की टेस्ट ली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टेस्ट है आईक्यू टेस्ट, वो उस हिसाब से 70 के नीचे, यानी जिसका बुद्धि अंक 70 से नीचे, इसका मतलब क्या हुआ,
कि उसकी उम्र से वो 30% पीछे है। इन बुद्धि के बच्चों को हम लोग मंद कहते हैं। 70 से 80-90 तक हम उसको मध्यम कहते हैं या बॉर्डरलाइन कहते हैं, और 90 के ऊपर की बुद्धि को हम उत्तम कहते हैं या नॉर्मल इंटेलिजेंस कहते हैं। कई बार बच्चों के बुद्धि के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से पढ़ाई का कराना जरूरी होता है। कुछ बच्चों की बुद्धि अच्छी रहती है लेकिन उनकी पढ़ाई करने की वृत्ति कम रहती है, या उसमें पढ़ाई के यंत्र कमजोर होते हैं, वो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं। लेकिन 70 साल से नीचे जिनकी बुद्धि मंद रहती है, अगर वो एक उत्तम या मध्यम वर्ग में यानी बुद्धि के वर्ग में बैठा हो तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। और टीचर हमेशा वर्ग की गति को होशियार और मध्यम वर्ग के बच्चों के साथ में चालू रखती है। तो जो मध्यम से नीचे हैं यानी जो मंद है, उन लोगों की तकलीफें ज्यादा होती हैं, तो उनकी रुचि कम हो जाती है पढ़ाई में। हालांकि 70-75 के आईक्यू वाले बच्चे 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि अपना जो सिलेबस है 10वीं 12वीं का वो 75-76 के आईक्यू के लिए बना हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों की आईक्यू लेवल ज्यादा भी होते हुए उनमें शैक्षणिक क्षमता कम होने के कारण वो सिलेबस भी उनके लिए भारी पड़ता है। तो ये जांचना बहुत जरूरी है कि बच्चे का बुद्धि अंक कैसा है। भावनाएं, आपको मालूम होगा कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में यानी भयवश या अवसादवश बच्चे की एकाग्रता और स्मरण शक्ति दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है कि बच्चा बार बार पढ़ने की कोशिश करता है, उसका मन भटक जाता है, बार बार उन अक्षरों को देखता है, गणित को देखता है, किताबों को देखता है, तो भयवश उससे दूर भागता है। दूर भागने की कई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सपनों में अटक जाना, जैसे टीवी में अटक जाना, भागने का पलायन करता है। भावनाएं हमेशा या तो उसकी मस्तिष्क की क्रियाओं को धीमा कर देंगी या भयवश उससे वहां से पलायन करवाएंगी। तो वो किताब और अभ्यास से कई बार निरुत्साही दिखता है, कई बार उसकी और भी परेशानियां दिखती हैं, जैसे उसको भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ मचती है और वो चंचल भी होने लगता है। तो कई बार हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं कि ये बहुत चंचल है, तो मैं वाकई देखना चाहता हूं कि भावनावश चंचल हो रहा है या मस्तिष्क के रसायनों के कारण चंचल हो रहा है। तो मस्तिष्क की क्रियाओं में एडीएचडी जो है वो चंचलता का बायोलॉजिकल रीजन है शरीर शास्त्र के हिसाब से। लेकिन भयवश और अवसादवश कई बार एकाग्रता की कमी बच्चों में जो दिखती है वो उनके भावनाओं के कारण वो चंचलता होती है। तो उसको देखना जरूरी होता है कि पढ़ाई जो नहीं कर रहा है वो भावनाओं के कारण नहीं कर रहा है या मस्तिष्क की कमजोरी के कारण नहीं कर रहा है। शारीरिक और मानसिक जरूरतें होती हैं, विशेष करके हर उम्र में हमारी शारीरिक अवस्था ये कुछ विशेष मांगती है। जैसे शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, थायराइड नाम का हार्मोन ये विशेष मात्रा रखता है। तो कई बार शारीरिक रसायनों की कमी या मानसिक भावनाओं की या वैचारिक इनपुट्स, कई बार देखा है मैंने कि बहुत होशियार बच्चे को उस प्रकार का मानसिक वातावरण नहीं तैयार होता है जो उसकी जरूरतों को पूरा करे। एक बहुत बुद्धिमान बालक ये चिकित्सक भी होता है, ये बहुत ज्यादा जिज्ञासु भी होता है, तो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिस प्रकार अभिभावक या घर का वातावरण या इवन स्कूल का वातावरण ये अगर परिपूर्ण नहीं रहा तो उसकी जो जरूरतें होती है वो उसके लिए एक तकलीफ बन जाती है। और इसी तकलीफ के कारण वो कई बार निरुत्साही होता है, विपरीत आचरण करता है और पढ़ाई से दूर भागता है। कई बार जीवन में आने वाली घटनाक्रम ये चुनौतियां बन के खड़ी होती हैं, जैसे स्थानांतरण हो जाना या बेसिकली अपनी तबीयत से चिंतित रहना। कुछ बच्चों को ऐसी क्रॉनिक इलनेसेस रहती हैं या घर में वातावरण कुछ चुनौती भरा रहता है, झगड़े फसाद का रहता है, अल्कोहलिज्म का रहता है। तो उन चुनौतियों में भी बच्चे एकाग्रता और स्मरण शक्ति का अभाव महसूस करते हैं और उस अभाव के तहत उनको पढ़ाई की रुचि या पढ़ाई के करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया, उम्र के साथ भाषा, भावना, सामाजिक और नैतिक विकास होता रहता है। हर उम्र में भाषा की एक प्रवीणता लाने की लेवल रहती है जो मस्तिष्क के विकास से जुड़ी होती है। मस्तिष्क का विकास हर उम्र में अलग अलग होने के कारण उनकी भाषा को ग्रास्प करने का लेवल अलग रहता है। आपने देखा होगा कि केवल संवेदनाओं के माध्यम से यानी वाइब्रेशंस और स्वरों के हिसाब से बच्चा 1.5 साल के अंदर कई शब्द बोलने लगता है।
3 साल तक वो 3-4 शब्दों के वाक्य बनाकर प्रवीणता से बोलने लगता है और 4 से 4.5 साल में वो पिक्चरों को देखकर अपनी स्टोरीज भी बना सकता है। तो इस प्रकार भाषा का विकास, हमारे पास कई बार सवाल लेके आते हैं कि इसको मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए या कि जो स्कूल की भाषा है इंग्लिश और हिंदी उसमें पढ़ाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि एक विशेष उम्र तक किसी भी प्रकार की भाषा का कोई मायना नहीं रखता, लेकिन शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हम लोग आज जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं वो मिक्स भाषा होती है, इसीलिए कई बार हम लोग इस प्रकार की एक संस्कारित बुद्धि का जन्म नहीं देख पाते जो कई भाषाओं में प्रवीणता रखे। तो हमेशा बच्चों के सामने एक भाषा का आप चयन कर लें और उसको शुद्धता से बोलें। कोई भी भाषा से दूसरी भाषा सीखी जा सकती है। 13 साल तक बच्चा कई प्रकार की भाषाएं सीखता है। और एक चीज बता देना चाहता हूं कि विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य कम से कम आसानी से 6 से 8 भाषाओं में प्रवीणता ला सकता है। वो कई भाषाएं बोल सकता है, कुछ भाषाएं लिख सकता है, कुछ भाषाएं सुनकर समझ सकता है और कुछ भाषाओं में उसकी प्रवीणता यानी जो गहराई होती है उस तक वो पहुंच सकता है। तो एक्सपर्ट लैंग्वेज, उसके बाद रिटर्न लैंग्वेज को पढ़ पाना, सुनी हुई भाषा को समझ पाना, उसके बाद बोल पाना, ये अलग अलग भाषाओं की लेवल्स, इसको हम स्किल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स में मनुष्य के पास में पर्याप्त रिसोर्स है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में भाषाओं का संचय करने का पर्याप्त संसाधन है या जगह है। लेकिन हम चूंकि कई भाषाओं का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो एक भाषा में कभी प्रवीण नहीं हो पाते या कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। दूसरा होता है भावनाओं का विकास। भावनाओं का विकास, आपको मालूम होगा कि 2 से 3 साल के बच्चे यूजुअली चिड़चिड़ क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जिद करने की आदत रहती है उस समय। ऐसे विशेष करके किशोर अवस्था के बच्चों की भावनाएं अलग रहती हैं। 8 साल का जो बच्चा होता है उसको हम एपरसेप्टिव एज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 साल की उम्र में जब वो 2nd और 3rd स्टैंडर्ड के आसपास रहता है तब उस बच्चे की भावनाओं का विकास ऐसी अवस्था में रहता है कि वो शब्दों में उसको नहीं ढाल पाता। कई बार उसके भावनाओं का प्रेजेंटेशन ये उसके अश्रुओं में ना दिखते हुए चिड़चिड़ में दिखेगा, जबकि वो रहेगा डिप्रेस्ड। उसकी भावनाओं का प्रेजेंटेशन कई बार भूख की कमी में दिखेगा, जबकि वो रहेगा घबराया हुआ। नींद का डिस्टर्बेंस भावनाओं का डिस्टर्बेंस रह सकता है। भूख की कमी या भूख का ज्यादा होना भावनाओं का डिस्टर्बेंस रह सकता है। विशेष करके हम लोगों को ध्यान रखना है 7 से 9 साल के बच्चों में उनके पढ़ाई से संबंधित जब कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं मेरे यहाँ और उसके बाकी सारे गुण अच्छे होते हैं, उस उम्र के पहले उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा दिख रहा होता है, पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि अच्छी रहती है, लेकिन अचानक इस उम्र में उसको ऐसा होने लगता है कि ये स्कूल जाने में कतरा रहा है, स्कूल जाने के पहले इसको उल्टियां हो रही हैं, स्कूल के पहले इसका पेट दुख रहा है, उसको हमेशा परीक्षा के पहले बुखार जैसे लग रहा है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये भावनावश होती हैं, क्योंकि उस समय उनकी भावनाओं में कुछ ऐसी जरूरतें तैयार हो जाती हैं, कमियां तैयार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ये तकलीफें होती है। और उसकी वजह ये होती है कि उस शब्दों में उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाते कि मैं आज दुखी हूं, या मैं आज चिड़ा हुआ हूं, या मैं आज परेशान हूं। ये बताने के लिए जो उम्र लगती है वो 11 साल के ऊपर की उम्र लगती है, जो बच्चों में नहीं आ पाती है। सामाजिक डेवलपमेंट भी आपको मालूम होगा कि बच्चे अपने मित्रों के साथ, स्कूल के क्लासमेट्स के साथ, घर के परिवार वालों के साथ और टीचर्स के साथ जैसे से जुड़ते हैं, इनके मस्तिष्क के विकास होने का लक्षण भी आपको अच्छा दिखता है। आपको बता देना चाहता हूं कि जन्म के समय से ही हमारे मस्तिष्क में, हम जो एक सामाजिक प्राणी हैं, इसके लिए एक सामाजिक यंत्रणा भी लगी हुई है और उस यंत्रणा के विकास से ही मनुष्य, हम एक दूसरे से जुड़कर एक सामाजिक कार्य या एक सामूहिक कार्य करते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं, जैसे क्लास में मिलकर ग्रुप बनाकर कोई काम करना। लेकिन कुछ बच्चों में इन सामाजिक यंत्रणाओं की कमजोरी होती है, जिसके कारण उनका सोशल स्किल, जिसको हम सामाजिक संवेदना या सामाजिक कौशल, ये बहुत कमजोर रहता है। उसके कारण उनको दूसरों से जुड़ने में तकलीफ होती है। इसको हम लोग कई बार कहते हैं ना, ये चाइल्ड इंट्रोवर्ट है। इसका मतलब स्वमग्न है। क्या स्वमग्नता एक बायोलॉजिकल बीमारी है जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं, जिसमें बच्चा किसी से जुड़ नहीं पाता। हमेशा याद रखिए कि जब बच्चा एकदम सुदृढ़ मनस्थिति का है,
लेकिन बहुत सारे दोस्त नहीं बनाता, गिने चुने दोस्त रखता है, अपने आप में बहुत समझदारी से सारे काम करता है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसका मित्र परिवार या कम बोलने की आदत ये उसकी बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर बच्चा बहुत बोलने वाला था, सबसे जुड़ने वाला था, और अब वो अगर नहीं जुड़ रहा है तो उसमें जरूर किसी भावनावश आई हुई एक परेशानी हो सकती है, और उसी के कारण उसकी पढ़ाई भी कमजोर हो सकती है। तो सामाजिक विकास ये मस्तिष्क के कुछ कोशिकाओं के विशेष यंत्र हैं जो विकसित होते हैं और हर उम्र में हर बच्चे के लिए एक विशेष स्थिति लाते हैं जिसमें वो उस प्रकार की सामाजिकरण की प्रक्रिया। आप देखते होंगे कि एडोलेसेंट चाइल्ड हमेशा बहुत ज्यादा दोस्तों में रहना पसंद करता है। अपनी आइडेंटिटी को खोजने के लिए उसको अपने मित्रों का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल रहता है, और वो कई बार पेरेंट्स के लिए एक चुनौती बनता है कि बाहर बाहर बहुत रहता है, दोस्तों की बात करता है, मोबाइल पे कितने सारे दोस्तों के फोन आते हैं, पढ़ाई कब करेगा, इस तरह से अगर वेस्ट करेगा तो कई बार ऐसा होता है कि ओवर सोशलाइजेशन के कारण, बहुत ज्यादा सामाजिकीकरण के कारण बच्चे का टाइम वेस्ट होता है और वो पढ़ाई से विमुख भी होता है। पढ़ाई से दूर होने की वजह कई बार गलत फ्रेंडशिप, गलत ये वो मैं नैतिक कारणों में बताऊंगा, क्योंकि रूल को फॉलो करने की संस्कार यानी मॉरल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, अगेन एक विशेष अवस्थाओं का रहता है। आप एक 3 साल के बच्चे को झूठ और सच का डिफरेंस नहीं बता सकते, आवश्यक अनावश्यक का डिफरेंस नहीं समझा सकते, लेकिन जैसे ही वो 6 साल का हो जाएगा उसके मस्तिष्क में उतनी समझदारी, उतनी बुद्धि या भावनाओं को समझने की ताकत आ जाती है कि वो कौन सी चीज सही करे और कौन सी चीज अनावश्यक है, कौन सी चीज गलत है, इसका ज्ञान अपने आप होने लगता है। और ये आजू बाजू के लोगों का, जो वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो उसको उसके पालक होते हैं या शिक्षक होते हैं, उनके आचरण से भी उसके अंदर नैतिक मूल्यों का रूपांतरण या उसकी भूमिका तैयार होती है। तो नैतिक मूल्यों का आदर करना या न करना, यह अगर दिमाग में सेट हो जाए तो इसका बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा फर्क पढ़ाई से रिलेटेड रहता है। स्कूल में कई बच्चे हमने देखा है कि गलत संगत, गलत आदतों में फंसते हैं, वो एक नेगेटिव ग्रुप बना लेते हैं कि नकारात्मक सोच के बच्चों के साथ ही रहता है, जो टीचर को परेशान करना, क्लास में उधम करना, क्लास के दूसरे बच्चों को छेड़ना, तकलीफ देना, पढ़ाई नहीं करना, भाग जाना क्लास से, मास बंकिंग करना, ऐसे कुछ लोगों के ग्रुप बनते हैं। तो इसमें हर एक जन अनैतिक नहीं होता है, कुछ बच्चा अपनी भावनावश अपने आप को तुरंत तुरंत का संतुष्ट देने के लिए या तुरंत तुरंत अपने आप को प्रतिष्ठित मानने के लिए, बड़ा मानने के लिए कई बार अनैतिक माध्यमों का साधन बनाता है, उपयोग करता है। घर से चोरी इसलिए नहीं करता कि उसको चोरी करना अच्छा लगता है, चोरी करने के बाद जो पैसे उसको मिलते हैं उससे वो अपना बड़प्पन दिखाता है। तो कई बार नैतिक मूल्यों का, सामाजिकरण के यंत्रों का और भावनाओं का बहुत बड़ा इंपैक्ट बच्चों के स्कूलिंग पर, जो पाठ्यक्रम, शिक्षण, स्कूल और उससे रिलेटेड जितना डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर दिखता है। और इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए कि नैतिक मूल्य ये बेसिकली घर के आचरण द्वारा संस्कारित होते हैं और उसी के द्वारा मस्तिष्क में वो तेज तैयार होता है जो एक अभ्यासु, जिज्ञासु और मेहनत को एंजॉय करने वाला नैतिक मूल्य डेवलप करता है। अब हम वो देखते हैं कि इन बच्चों में ये समस्या कितनी है, यानी कितने बच्चों में या कितनी तादाद में ये बच्चे हमारे क्लासरूम में अवेलेबल हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि आज की स्थिति जो स्टैटिस्टिक्स बता रही है, 6 से 7% बच्चे पढ़ाई करने में परेशान हैं या पढ़ाई से परेशान हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से केवल 7 से 10% जो है बच्चे, वो अच्छे बुद्धि के होते हुए भी पढ़ाई में अक्षम है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का ये परसेंटेज आज हमारे यहाँ सारे स्टैटिस्टिक्स और इवन विदर्भ के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। 9 से 15% की पढ़ाई 9वीं कक्षा तक छूट जाती है। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि 9% बच्चे 9वीं कक्षा के बाद स्कूल में जाते ही नहीं है। तो इसके बाद क्या होता होगा उनका, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। करीब करीब 25 से 30 हजार बच्चे हमारे शहर में, जिस शहर की जनसंख्या 35 लाख से 40 लाख 45 लाख है, उसमें कम से कम 30 हजार बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई से संबंधित परेशानियां होंगी ही होंगी, चाहे वो एकाग्रता की हो,
चाहे वो याद रखने की हो, चाहे वो विमुख होने की हो, अरुचि रखने की हो, या शैक्षणिक अक्षमता हो, ये आपको दिखेगी ही दिखेगी। इसकी इतनी बड़ी संभावना को आप ध्यान रखिए कि इतने बच्चे अगर हम बराबर तरीके से अटेंड नहीं कर पाए, या उनको दिशा नहीं दे पाए, या उनको सपोर्ट नहीं दे पाए, तो आप ये सोचिएगा कि इनकी भावनात्मक, सामाजिक और अनैतिकता की तरफ जाने की, सामाजिक कुरीति तैयार होने की, या मानसिक रोग तैयार होने की संभावना क्या होगी। जैसा मैंने कहा कि इतने बच्चे हैं जिनको परेशानियां रहती है, लेकिन इन परेशानी के साथ एक बहुत बड़ी और एक समस्या है, एक विपदा ही है सबके लिए, कि उचित अभ्यासक्रम का अभाव है हमारे यहाँ। इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में डाला तो गया है, इनका समीकरण बैठाने की हम कोशिश तो कर रहे हैं स्कूल के साथ, लेकिन इन बच्चों को जो विशेष अभ्यासक्रम लगता है, उस अभ्यासक्रम को पढ़ाने की और उसकी बेसिकली पॉलिसी हमारे यहाँ कितनी विकसित है, उसका अभाव देखेंगे आप। ऐसे प्रशिक्षक जो इन बच्चों को समझकर उनकी जरूरतों के हिसाब से या उनके अभाव के हिसाब से उनका शिक्षण दे पाए, ऐसे हमारे पास प्रशिक्षणों की भी कमी है। विशेष स्कूलों का अभाव है, ऐसे स्कूल्स जो इन विशेष बच्चों को, जिनके पढ़ाई में रुचि कम होने के अनेक बायोलॉजिकल, शरीर शास्त्र, जीव शास्त्र के हिसाब से जो कारण बताए जाते हैं, जैसे मंदत्व, बुद्धि का मंद होना, या एकाग्रता की कमतरता, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, या ऑटिस्टिक बच्चों का पढ़ाना, ये विशेष स्कूलों के अभाव के कारण इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये और हीन भावना से पीड़ित हो जाते हैं और उन बच्चों के साथ ये स्पर्धा में उतरते हैं जो उनके साथ में जुड़ ही नहीं सकते। निदान एवं उपचार के ज्ञान का अभाव, इनके डायग्नोसिस में यानी इनका निदान कर पाना और इनके उपचार के तरीके, इनके भी अभाव है। हम जितने डॉक्टर्स या सपोर्टिंग साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल काउंसलर्स या स्पेशल एजुकेटर्स, इन लोगों की संख्या और हर बड़े मेट्रोपॉलिटन या इवन मिडिल ग्रेड के स्कूल्स में, इवन ऐसे शहरों में इन संस्थाओं का और विशेषज्ञों का अभाव महसूस करते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इन बच्चों की संख्या इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों की परेशानियों का रूप देखा हमने, और एक तरफ हमने देखा कि इनको ठीक करने के लिए जो व्यवस्था है उसका अभाव देखा हमने। तो इससे हो क्या रहा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए परेशानी हो रही है, इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत कठिन हो रहा है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की परेशानी होने से बच्चों में अपने इंडिपेंडेंट होने की या स्वावलंबी होने की, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन का निर्वाह करने की ताकत हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे व्यवसायों में एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, एक मिनिमम यानी एक हम न्यूनतम लेवल ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहेंगे, उसकी जरूरत होती है। और इन बच्चों को व्यावसायिकरण की शिक्षा न देने के कारण हम लोग कई बार इनको एक प्रकार से समाज पर भार भी बना देते हैं। वो अपने क्षमताओं का ज्ञान न रखने के कारण और शिक्षण प्रशिक्षण न होने के कारण छोटे छोटे काम करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। कई शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रोगों का उगम इससे हो सकता है। जो बच्चे आलसी हो जाते हैं, जो बच्चे भयभीत हो जाते हैं, अवसाद में फंस जाते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रोगों का उगम बिकॉज ऑफ स्टडीज, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रोग, साथ में प्रशिक्षण का अभाव, इसके कारण आर्थिक अधोगति को जाते हैं। आपको समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक अधोगति या कमजोरी की तरफ जाता है, गरीबी की तरफ जाता है, तो उसके साथ में कितनी विपदाओं का और एडिशन होता है या समीकरण वो उसका बैठता नहीं है, तो कितने प्रकार के गलत कार्यों में उतर सकता है। जैसे मादक पदार्थों का बढ़ता प्रकोप, बढ़ती हुई आत्महत्या, आक्रोश और असामाजिक तत्वों का यानी गुनहगारी की तरफ जाना। तो हम लोग अगर इन सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रोगों का उगम रोकना चाहते हैं, तो हम लोगों को कहीं एक प्रकार का बैलेंस लाना पड़ेगा। आपको बता देता हूं कि बहुत सारे सर्वेज, रिसर्च ये कहते हैं कि जब हम किशोर अवस्था से पहले ही बच्चों को अगर हम पहचान ले कि अभ्यासक्रम की कमजोरी क्यों दिखा रहा है और उसका एक अनुरूप, उसके अनुकूल हम उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाए या सपोर्ट प्लान बनाए, जो उसके मानसिक और शारीरिक दोनों अवस्थाओं को ठीक करे, उसको सामाजिकरण सजगता से सिखाए
और उसको नैतिक मूल्य का उसमें संस्कार तैयार करें। तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े, लेकिन एटलीस्ट वो एक समाज के लिए उपयोगी सिटीजन साबित होगा और इन रोगों से उसको रोकथाम के लिए व्यवस्था बनेगी। तो कई बार जो हम मेथड्स यूज करते हैं कि हमारे सिटी में आत्महत्याएं कम हो, आक्रोश कम हो, वायलेंस, स्ट्रीट वायलेंस, रैश ड्राइविंग कम हो, बच्चे कोई गुनहगार ना बने, अचानक बढ़ती हुई इन सारी चीजों की मादक पदार्थों का सेवन कम हो, तो इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा बच्चों के स्कूल्स में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्कूल एक ऐसा यंत्रणा, हमारी जो अभ्यासक्रम की विद्यालयों की यंत्रणा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को 5वीं 6वीं तक पहचान ले कि ये बच्चा चंचल है, ये बच्चा उदास है, ये बच्चा भयभीत है, ये बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है, ये बच्चा बेसिकली एकाग्रता की कमी नहीं, इसके पास भावनाओं की प्रॉब्लम होने के कारण, घरेलू प्रॉब्लम्स के कारण इस बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो रही है। क्योंकि एक सिम्टम के तौर पर बच्चे का विद्रोही होना केवल पढ़ाई के रूप में दिख सकता है, लेकिन यही विद्रोह बढ़ते हुए सामाजिक नियमों का भी विद्रोह वो करता है। जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा, हंसमुख रहने की इच्छा कई बार पढ़ाई से रिलेटेड कम हो जाती है, और लेकिन यही आगे बढ़कर फिर आत्महत्या का कारण भी बन सकती है। तो हम लोगों को विद्यार्जन का जो स्रोत है या स्कूलिंग का जो हमारा एक माध्यम है, वो माध्यम सामाजिक प्रॉब्लम्स को रोकने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो हम लोग कैसे सुलझाएं, कैसे विद्यालयों में, कैसे हम परिक्षणों में प्रशिक्षण दें, या किस प्रकार का वातावरण हम विद्यालयों में तैयार करें, घर में तैयार करें, जिससे इतना बड़ा व्यापक, इतना बड़ा प्रॉब्लम हम कैसे सुलझाएं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरल साइंसेस सन 2002 से एक कार्यक्रम चला रहा है। पहले ये मेंटल हेल्थ स्कूल मेंटल हेल्थ के अंडर में आता था, अब हमने उसे एक नया नाम दिया है, सोहम नाम का। उसको नया नाम दिया है सोहम, स्कोलास्टिक ऑपरेशंस फॉर एकेडमिकली हैंडीकैप्ड एंड मेंटोरशिप। यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड अपने आप को कमजोर पाता है, उसके लिए किसी विशेष प्रकार के एजुकेशन सिस्टम की जरूरत पड़े, तो वो कैसे डेवलप हो सकती है स्कूल में, और कैसे टीचर्स, प्रशिक्षक उसके तैयार हो सकते हैं। तो जानने की हम कोशिश करेंगे कि सोहम नाम का जो कार्यक्रम है, आप अगले वीडियो में देखें कि सोहम में क्या क्या हो सकता है और कैसे प्रशिक्षण मिल सकता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके विद्यार्जन का माध्यम बनाते हुए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विधान हम इसमें डाल सकते हैं। तो अभिभावकों से, शिक्षकों से और सामाजिक उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मेरी दरख्वास्त है कि घबराए नहीं। ये मैंने स्लाइड इसलिए नहीं दिखाई कि आपको मैं विपदाओं का रूप, विकराल रूप दिखाऊं। डेंजरस नहीं है, सिर्फ जागने की जरूरत है। और पिछले 18 साल से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरल साइंसेस तमाम प्रोग्राम्स के जरिए, प्रोजेक्ट्स के जरिए हम अनेक स्कूलों में जाकर अभिभावकों को, प्रशिक्षकों को, शिक्षकों को, स्पोर्ट्स के एजुकेशनिस्ट को, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से अवगत करा रहे हैं, अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं। और इस अवेयरनेस के डेवलपमेंट के लिए आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए। सोहम की पूरे डिटेल्स कम से कम समय में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।